वीडियो आया है, लेकिन इससे पहले आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। काफ़ी पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो डाला था। ट्राई करूँगा कि रेगुलर वीडियोज आएँ, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके अंदर हमने वेक्टर के टाइप्स और वेक्टर के एडिशन, जिसके अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने देखा। आज उसी से आगे की टॉपिक देखते हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो बेसिकली ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या है, तो इसको सिंपली बोल सकते हैं इट इज मेथड ऑफ एडिंग वेक्टर, मेथड ऑफ एडिंग वेक्टर which uses, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, which uses projection of vector along horizontal and vertical direction. horizontal direction mean x axis है ना, horizontal and vertical direction. ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है बेसिकली। ठीक है, तो सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब इसके अंदर अपन कोई वेक्टर मानते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए विच इज मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। तो हमने इसका प्रोजेक्शन देखना है। अब प्रोजेक्शन देखना है तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर यहाँ से मैं एक ये वेक्टर है, यहाँ से मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ तो हमें एक परपेंडिकुलर, डॉटेड लाइन से एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करता हूँ इस पर, तो हमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखना शुरू हो जाता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है तो मैं इसे थोड़ा साइड में आपको बताता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जो ये ट्रायंगल है इसी को मैं साइड में बस बता रहा हूँ। सब ये एंगल थीटा है एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो ये वेक्टर ए है। अगर इसमें हमें कॉस थीटा की वैल्यू लिखना हो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है क्या। यानी यहाँ से अगर मैं बेस की वैल्यू आपसे पूछूँ तो आप क्या बताओगे, बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा बोलोगे। ठीक है ना, जरा यहाँ देखो, हाइपोटेन्यूज वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड अपन ए मान लेते हैं, कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ए मानते हैं, तो मैं इसको बेस की जगह हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, ए है ना, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो अब जरा देखो यहाँ पे ये जो बेस है, बेसिकली इसे हम क्या लिख सकते हैं, बेस को, है ना, दिस बेस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल फिगर है इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरीके से अगर परपेंडिकुलर लिखना हो हमें, अगर सपोज परपेंडिकुलर लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखना हो तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा होगा। और इस केस में अगर हाइपोटेन्यूज की बात करूँ तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए, तो ए साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए साइन थीटा, यानी दिस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू व्हाट, ए साइन थीटा। तो इसको मैं यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है इसके जगह ए साइन थीटा लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लेंथ अपने पास आया ये अपने पास ए कॉस थीटा है एंड दिस इज ए साइन थीटा। जरा ध्यान से अगर देखो तो ये लाइन है ना, थोड़ा सा मैं एक और डॉटेड लाइन से एक रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक जैसा है क्या, दोनों एक जैसा है, तो क्या मैं इसको भी ए साइन थीटा के बराबर लिख सकता हूँ, ए साइन थीटा। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में क्या है, ए कॉस थीटा, वाई एक्सिस में क्या है, ए साइन थीटा। इसे ही बोलते हैं कंपोनेंट करना। हमने वेक्टर को कंपोनेंट किया, रिजॉल्व किया, रिजोल्यूशन वेक्टर, ये सारे इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक्स और वाई एक्सिस में हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व किया। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सिंपलिस्ट फॉर्म में कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, ये एक्स को हमेशा कॉस थीटा से याद रखें, ऐसा नहीं करेंगे। आप हमेशा ये ध्यान देंगे
कि जिस एक्सिस के साथ ये थीटा चिपका हुआ है ना वो कॉस होगा। सपोज अगर यहाँ थीटा मेरा ये ना हो कि अगर थीटा ये होता देन दिस विल बिकम ए कॉस थीटा एंड दिस विल बिकम ए साइन थीटा। तो आप कभी भी एक्स एक्सिस के साथ कॉस थीटा को रिलेट ना करें, ठीक है ना। जिस भी कंपोनेंट के साथ अगर y के साथ ये थीटा है देन y विल बिकम कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, हमारा इस केस में ये है। तो ये हमारा एक इस पर कॉन्सेप्ट हो गया। इस पे बेस्ड मैं जस्ट एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं क्वेश्चन बस लिख रहा हूँ आपके स्क्रीन पे और इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग पहले। तो एक क्वेश्चन छोटा सा मैं ले लूँ, ठीक। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे। तो द क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ, मेरे पास नोट्स में क्वेश्चन अवेलेबल है। अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन inclined at an angle 60 degree from the vertical, 60 degree from the vertical. Find out its component, आप चाहे तो वीडियो को 5-10 सेकेंड के लिए आगे भी कर सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आने के लिए, क्योंकि अपने को लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। फाइंड आउट इट्स कंपोनेंट along horizontal and vertical direction, along horizontal and vertical direction, ठीक है, horizontal and vertical direction। वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये हमारा क्वेश्चन है जो हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं पहले क्या होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ फोर्स, आप मैं बोल भी रहा हूँ, अगर राइटिंग थोड़ा इजीली रीडेबल ना हो तो आप समझ सकते हैं। अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, फाइंड आउट इट्स कंपोनेंट अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन का आप एक रफ स्केच जरूर करेंगे। तो रफ स्केच अगर मैं करना चाहूँ तो दिस इज एक्स एक्सिस, सॉरी दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स है और ये वाई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। ध्यान दीजिए यहाँ 60 डिग्री जो एंगल है वो किसके साथ बना रहा है, वर्टिकल के साथ। मतलब जो भी हमारा वेक्टर है, ये 4 न्यूटन का फोर्स का वेक्टर है, ठीक है, ये 4 न्यूटन का जो फोर्स का वेक्टर आ गया अपना 4 न्यूटन का, ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो अभी अभी हमने आपको कंपोनेंट करने में क्या बताया था, कंपोनेंट करने में क्या सिखाया था कि जो भी कंपोनेंट थीटा के साथ मतलब एंगल के साथ चिपका हो दैट विल बिकम कॉस थीटा एंड द सेकंड वन विल बिकम साइन थीटा। तो इसका कंपोनेंट करना मतलब इसको 90 डिग्री पे अगर रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट इस वेक्टर का इधर आएगा एंड द सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर विल गो टुवर्ड दिस। तो थीटा से चिपका हुआ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इट मीन्स दिस इज 4 कॉस 60 डिग्री एंड दिस इज 4 साइन 60 डिग्री। तो आपसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है, तो यहाँ साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2√3 न्यूटन एंड यहाँ कॉस 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 न्यूटन, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा बोलूँ कि थीटा 60 डिग्री हमारा यहाँ पे बन रहा है देन दिस विल बिकम 4 कॉस थीटा एंड दिस विल बिकम 4 साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया इस पे बेस्ड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग अपना होगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। कुछ सिंबल ये है कि जैसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते थे, 9-10 तक कोऑर्डिनेट्स। सपोज आपके सामने कोऑर्डिनेट 2,3 लिखा है तो यहाँ से आप ऑटोमेटिक समझते थे ना 2 इज व्हाट, एक्स यूनिट, मतलब x में 2 यूनिट और y में 3 यूनिट, इस तरह से लिखा होगा। तो अब अपने पास बेसिकली 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, x, y एंड z, ठीक है। तीनों कोऑर्डिनेट्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ मैं इसको x बोल दूँ, इसको y एंड इसको z। ये जो z दिख रहा है दैट इज आउट ऑफ द प्लेन, समथिंग इस तरह से। ये पेन जो है ना आपका पेन प्लेन से बाहर आ रहा है, तो z इज थर्ड एक्सिस। जो 3D बोलते हैं ना, 1D 2D, 1D का मतलब कोई एक एक्सिस की बात कर दे, 2D का मतलब कोई है ना, 2D का मतलब प्लेन हो गया, यानी उसमें 2 एक्सिस आ गया, 3D का मतलब थर्ड एक्सिस। तो z एक्सिस ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन हो सकता है या इनसाइड द प्लेन हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा 3 कोऑर्डिनेट हो गया। तो अब हमें कुछ यूनिट्स है, जैसे आई कैप, ये चीज़ें कुछ ध्यान रखना। आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग
मैं यूनिट वेक्टर भी बताता हूँ अभी क्या है आपको। यूनिट, थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के बारे में फर्स्ट वीडियो मैंने हिंट करा है, ठीक है। यूनिट वेक्टर एलॉन्ग, कुछ डिनोशन है, बस इसे याद रखना, एलॉन्ग एक्स एक्सिस। जे कैप इज यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वाई एक्सिस। के कैप इज यूनिट वेक्टर एलॉन्ग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। तो आई, जे और के कैप का मतलब आप समझेंगे, ठीक है। सपोज ऐसा कोऑर्डिनेट आपके सामने लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो जिस तरह से आप पहले 2, 3 का मतलब एक्स और वाई समझते थे, वैसा ही अब आपके सामने कोई वेक्टर मान लो ऐसे करके लिखा हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। इसको कैप पढ़ते हैं, कैप इज फॉर यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। कैप यूनिट वेक्टर का डिनोशन होता है, हम लोग कैप यूज करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये जो आपके सामने 2i कैप लिखा है, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट, ठीक है ना। उसी तरह 3j कैप का क्या मतलब है, तो 3j कैप का मतलब है वाई एक्सिस में 3 यूनिट, ठीक है ना। अगर वाई कोऑर्डिनेट में जाए तो सपोज 1, 2, 3 यूनिट समवेयर यहाँ आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। के कैप 4k कैप का मतलब क्या है, तो जेड एक्सिस में 4 यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जेड एक्सिस में 4 यूनिट की बात कर रहे हैं। तो ये आपको कुछ ध्यान रखने वाली बात है, आई कैप, जे कैप, के कैप का मतलब। आई होप आपको क्लियर हो। सपोज यहीं पे मैं माइनस बोल दूँ, माइनस, दैट इज व्हाट, -3 यूनिट, यानी यू हैव टू गो इन निगेटिव वाई। अगर -3 है तो हमें निगेटिव वाई जाना है। तो ये प्लस माइनस से आप डायरेक्शन का समझेंगे, अगर कहीं माइनस आता है तो इसका मतलब डायरेक्शन होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट यूनिट वेक्टर पे आते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है इसको समझते हैं। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, अगर मेरे पास ये जो वेक्टर है, ये सपोज 3 यूनिट का वेक्टर है, 3 यूनिट का, तो इसको मैं 3 इक्वल पार्ट्स में कर दूं, तो हर एक पार्ट जो है, हर एक पार्ट क्या करेगा, यूनिट वेक्टर को दिखाएगा, मतलब 1 यूनिट, ठीक है ना, 1 यूनिट वेक्टर को। तो 1, 2 एंड 3 यूनिट। तो यूनिट वेक्टर का यही मतलब होता है, किसी भी वेक्टर का एक यूनिट जो होगा उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं। सपोज मेरे पास कोई वेक्टर n है, ठीक है ना, तो वेक्टर n का यूनिट वेक्टर लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, n कैप इज इक्वल टू वेक्टर n, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना, मैं अभी बताता हूँ इनका क्या मतलब है। इस पर बेस्ड मैं एक एग्जाम्पल भी लेके अभी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। यूनिट वेक्टर क्या है, तो वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n। अब बात आती है कुछ चीज़ों को और हम लोग समझ लेते हैं, कुछ बेसिक बातें और समझते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, सपोज मेरे पास एक वेक्टर लिखा हुआ है ना, एक वेक्टर है, वेक्टर a इज इक्वल टू एक्स आई कैप, है ना, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। कोई वेक्टर है, समझ गया ना, आपके पास ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप है, ठीक है। तो हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। इस किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। इट मीन्स वी हैव टू टेक मॉड एंड वी विल टेक अंडर रूट वैल्यू ऑफ इसका अंडर रूट आई के साथ जो है, इट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं एग्जांपल से सॉल्व करता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज यही आपके सामने जो वेक्टर है, यहाँ पे जहाँ भी आपको जरूरत लगे आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अब ये वेक्टर ए है, इसे इसका हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है ना। इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड लिखना है। तो हम मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, देखिए। अब हमने अभी आपको मैग्नीट्यूड लिखना सिखाया है ना, मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर ए वाई जे, है ना। तो ये जो वेक्टर ए है, अगर हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो अंडर रूट लगाऊंगा, मतलब आई के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर और के साथ जो है उसका स्क्वायर, इट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस, है ना। देखिए ए एक्स, ध्यान से देखिए, ए वाई, है ना, मतलब जे के साथ जो है और के साथ जो है उन सबका मैंने स्क्वायर लिया है। तो आई के साथ 2 है, जे के साथ 3 है, के साथ 4 है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये इसका मॉड वैल्यू होगा। इसको अगर आप सॉल्व कर ले तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 16, इट मीन्स रूट 29, समझ गए ना, रूट 29 होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़,
तो ये तो हमने क्या क्या सीखा, पहले तो आई जे कैप किसको कहते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है ना। अब एक छोटी सी चीज़ और अपन देख लेते हैं ताकि ये यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए यहाँ पे हमारा। सपोज आपके सामने ये लिखा हो कि ये जो भी आपके सामने ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर का क्वेश्चन ने कह रहा है कि फाइंड, मतलब इसी क्वेश्चन के लिए मैं कह दूं कि फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, किसी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे जरा देखिए, इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कैसे करूँगा। तो सबसे पहले वेक्टर ए का, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना हो यानी उसके ऊपर ए कैप लगाओ, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये होता है इसका मतलब। तो जरा देखिए यूनिट वेक्टर लिखना है ना, तो वेक्टर ए का मतलब क्या है, एज इट इज जो वेक्टर आपको दिख रहा है इट मीन्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, ये वेक्टर है अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर, उस वेक्टर का मॉड वैल्यू हमने निकाला क्या, √29। तो अब आपने क्या सीख लिया, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखाना है, जो कि बहुत सिंपल है, आप उस वेक्टर को लिखे अपॉन मॉड वैल्यू ऑफ दैट वेक्टर, दैट इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। मैं एक दो और इलस्ट्रेशन इस पे ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यूनिट वेक्टर पे मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे अपन लिखते हैं, सपोज अपने पास क्वेश्चन है कि एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई वैल्यू मान सकते हैं। वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ऐसा है। आपसे क्वेश्चन ने कहा है फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो अगर आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके बिल्कुल ट्राई करिए, उसके बाद आप आंसर देखिएगा, बाकी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन किसका, वेक्टर ए प्लस बी, मतलब ये ए और बी को ऐड करके जो वैल्यू मिलेगा हमें उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना होगा। तो ऐसा करने में आप सीधा ध्यान रखिए, आई कैप के साथ ऐड हो जाएगा, जे कैप के साथ ऐड होगा और के कैप के साथ ऐड होगा। तो यहाँ देखिए 3 2 कितना हो गया, 5i कैप। अगर माइनस होगा तो आप माइनस करोगे, सपोज यहाँ -2k कैप होता तो आप क्या करते, 3 - 2 है ना, कितना हो जाता, आई कैप, सीधा आंसर होता। 6 + 3 9j कैप प्लस 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10k कैप। तो सबसे पहले तो हमें क्या मिला, वेक्टर ए प्लस बी, यानी वेक्टर ए प्लस बी का जो आंसर मिला है उसका हमें यूनिट वेक्टर, मतलब इस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मान लेते हैं सपोज इस वेक्टर को अपन पी वेक्टर मान लेते हैं, मतलब ए प्लस बी करके जो वेक्टर मिला उसे हम लोग पी वेक्टर में लेते हैं। तो अब हम लोग बोल सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, इस जो भी वेक्टर दोनों का रिजल्ट जो मिला है उसका हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर पी इज इक्वल टू, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर पी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर पी, वेक्टर पी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर पी। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर पी की वैल्यू कितना है, 5i कैप प्लस 9j कैप प्लस 10k कैप अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर, मॉड ऑफ दैट वेक्टर मतलब अंडर रूट लगाइए, 5² प्लस 9² प्लस 10², ठीक है। अब ये जो भी आपका आंसर आ जाए सॉल्व करके वो हो जाएगा। तो आई होप आपको यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया हो। यूनिट वेक्टर कैसे, अगर यही a माइनस बी कहता है तो हम लोग दोनों को माइनस कर देते, समझ गए ना, ध्यान ये रखेंगे, आई के साथ ऐड होगा, जे के साथ ऐड होगा। तो नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग मूव करते हैं और अब डायरेक्शन को साइन समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना है डायरेक्शन को साइंस। अब डायरेक्शन कोसाइंस का क्या मतलब है, तो इसके लिए फिर से मैं 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ, एक्स वाई एंड जेड। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है। सपोज कोई वेक्टर है, ठीक है ना, कोई सा भी वेक्टर ले लेते हैं हम लोग, कोई वेक्टर है ए,
कोई ए वेक्टर है जो एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और ये जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है। समझ गए ना, अल्फा बीटा एंड गामा, ये 3 एंगल बना रहा है। समझ गए ना क्या है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से आपसे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पूछूं, ठीक है, देखते रहिए, सिंपल सा चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मैं आपसे पूछूं, कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा के लिए क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, सॉरी, कॉस अल्फ़ा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सपोज इस बेस को मैं एक्स बोल देता हूँ, है ना, एक्स, ठीक है, चूँकि एक्स कोऑर्डिनेट के साथ जो वेक्टर है तो एक्स बोल देता हूँ, तो एक्स अपॉन, और क्या लिख दूँ, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, ए वेक्टर है तो जो कि ए के बराबर, मैग्नीट्यूड वैल्यू ले लेता हूँ, मैग्नीट्यूड, तो सीधा एक्स अपॉन ए लिख देता हूँ मैं, एक्स अपॉन ए। उसी तरह कॉस बीटा की वैल्यू अगर मुझे लिखना हो तो सपोज यहाँ पे ए वाई है ना, तो ए वाई कितना हो जाएगा, ए वाई मतलब ये डिस्टेंस है वाई में, ए वाई अपॉन क्या लिख दूँ, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, सीधा मैं ए लिखता हूँ। उसी तरह मुझे कॉस गामा लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ ए जेड अपॉन ए, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन कोसाइंस देखिए कैसे हो। अब हम लोग जानते हैं ना ये कि कोई भी वेक्टर ए है उसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमने क्या करना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये जस्ट देखिए प्रीवियस पेज में मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर ए वाई, किसी भी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ऐसे करेंगे, हमने वही काम करा है यहाँ पे। एक मिनट, वो पेज कहाँ चला गया जहाँ पर हम सीख रहे हैं, हाँ, तो ये अब इस वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज दिस इज ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स की वैल्यू जरा देखो, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार ध्यान से देखो, यहाँ से मैं अगर ए एक्स की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ए एक्स विल बिकम ए कॉस अल्फ़ा। उसी तरह ए वाई की वैल्यू लिखूँ तो ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए वाई क्या हो जाएगा, ए कॉस बीटा, और ए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ए इधर आ जाएगा, ए कॉस गामा, ठीक है ना। चलो तो देखो ए एक्स की जगह ए कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर कर दूँ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है ना, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ए जेड ए एक्स और ए वाई की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और इधर स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा लिख सकता हूँ। जरा देखो RHS साइड से मैं ए स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैं ए स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स में कट जाएगा, यानी मैं सीधा लिख सकता हूँ आंसर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने गामा लिख दिया है, यहाँ पे आप अल्फ़ा कर लेंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, जब भी हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए इसी में मैं साइन की तरह अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसको मैं एक और चीज़ ऐसा कर सकता हूँ कि हम लोग क्या जानते हैं,
1 माइनस, एक ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। जिन्होंने मैथ्स पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, नहीं भी पढ़ा है तो ये जानेंगे। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जरा देखो इसको मैं अगर साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है ना, साइन के फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, है ना। मैंने इस ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू का यूज़ करके सबका वैल्यू बस लिखा है यहाँ पे, इज इक्वल टू 1। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस 1 प्लस 1 प्लस 1 बिकम 3। अगर इस 1 को मैं इधर ले लूँ तो ये हो जाएगा -1, और साइन स्क्वायर अल्फा को उधर भेजूँ तो प्लस में, कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा को भी उधर भेजूँ तो प्लस में, और साइन स्क्वायर गामा भी इधर प्लस में। तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 1 2। तो ये अगर साइन के फॉर्म में कभी आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये दो रिजल्ट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पेज में मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं ताकि ये क्वेश्चन लिखने का टाइम आपका जो मेरा लगेगा वो आपका सेव हो जाए। तो मैं क्वेश्चन बस लिखते रहूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सपोज अपने पास है इफ़ वेक्टर p इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, और हमें कह रहा है देन फाइंड, सॉरी देन, एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ p, ठीक है। अभी डायरेक्शन कोसाइन पे मुझे एक क्वेश्चन करना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ p, ठीक है। तो चलिए पहले तो अब मैग्नीट्यूड निकालना तो आप निकाल ही लेंगे, जो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आराम से वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करिए। हमें पहले तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इसका मतलब वेक्टर p इज इक्वल टू 3 √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, है ना। इन सब का स्क्वायर करके रूट के अंदर ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, √9 प्लस 16 प्लस 1 मिनट रुकिए, थोड़ा ये कॉल का डिस्टर्बेंस है। नाइन प्लस 16 प्लस 144, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये 25, है ना, 6 4 10 9 19, और ये कितना हो जाएगा 4156169 हो जाएगा, ठीक है ना। √169 आपके पास हो जाएगा। अब इसका हमें डायरेक्शन कोसाइन लिखना है, डायरेक्शन कोसाइन लिखना है, यानी क्या लिखोगे, अभी हमने कॉस अल्फा की वैल्यू कितना होगा, px/p, कॉस बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, py/p, कॉस गामा की वैल्यू कितना हो जाएगा, pz/p। देखिए मैंने कहाँ से ये यूज किया है, देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, कॉस अल्फा, दिस इज डायरेक्शन कोसाइन, यही तो डायरेक्शन कोसाइन है, यानी ax/a जो भी वेक्टर है उसका उस डायरेक्शन में, मतलब x के डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर, y के डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, px। अब px की बात करूँ तो कितना है, x वाला कंपोनेंट कितना है 3/√169, y की बात करूँ तो क्या है 4/√169, और z की बात करूँ तो कितना है 12, तो 12/√169
169। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन ऐसे लिखते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो